उत्तराखंड पंचायत चुनाव में जनता ने ऐसा कौन सा निर्णय दिया है कि राज्य की हर पार्टी खुद को मुख्यमंत्री की कुर्सी के करीब पाने लगी है। परिवारवाद की कट्टर विरोधी पार्टी ने पंचायत चुनाव में कितने फूल उगाए हैं। जिस तरह राष्ट्रीय मीडिया दिल्ली में सरकार से पिट रहे छात्रों की खबर खा चुका है, उसी तरह हमारे राज्य में छात्रों का कौन सा प्रदर्शन मीडिया डकार चुका है और उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को सुप्रीम कोर्ट के किस आदेश पर कान लगाने चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं काफिल लाइव। उत्तराखंड पंचायत चुनाव के रिजल्ट के बाद इंटरनेट मीम, रील और सबसे युवा प्रधान की खबरों से अट चुका है। मीम बनाने वालों के निशाने पर सोशल मीडिया के अपने सितारे हैं। पंचायत चुनाव में उत्तराखंड की ग्रामीण जनता ने न लाखों फॉलोअर वालों को चुना और न मिलियन व्यूज़ वालों को। उत्तराखंड की जनता ने इस बार ऐसा फैसला दिया है कि हर कोई ये मुगालता पालने लगा है कि 2027 के चुनाव की हवा उसके पक्ष में है। चुनाव के रिजल्ट की इस हवा की बारीकी पर कुछ देर में बात करेंगे और जानेंगे भाजपा, कांग्रेस और तीसरा धड़ा क्यों एक साथ खुशियां मना रहा है। पर उससे पहले कुछ ऐसे बदलावों पर ध्यान दौड़ाते हैं जो खास नजर आते हैं। जैसे इस चुनाव में ऐसा देखा गया कि महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों में नेताओं ने अपनी बेटियों को भी काफी संख्या में चुना था। भारतीय राजनीति के दंगल में अक्सर बेटों को ही राजनीतिक वारिस समझा जाता है। इसी वजह से पंचायती चुनाव में 2009 से लागू महिला आरक्षण के बाद अक्सर आरक्षित सीटों में नेता अपनी माता, पत्नी और बहू को लड़ाते देखे जाते हैं। इस बार के चुनाव में आप 21 या 22 वर्ष की कई युवा बेटियों को चुनाव लड़ता और जीतता देख सकते हैं। आम धारणा में पराया धन समझे जाने वाली बेटियों को राजनीति में जगह मिलने के इस क्रम को उत्तराखंड की राजनीति में एक तरह के सामाजिक बदलाव के तौर पर देखा जा सकता है। इस बार पंचायत चुनाव में कई युवा उम्मीदवार भी जीते हैं। पंचायती चुनाव में जीते कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिनका जन्म ही उत्तराखंड राज्य बनने के बाद हुआ है। चमोली से प्रियंका नेगी, पौड़ी में साक्षी, अल्मोड़ा से निकिता, अल्मोड़ा से ही करण नेगी, चंपावत में तनुजा, पिथौरागढ़ से दिशा कुछ ऐसे युवा हैं जिनका नाम सोशल मीडिया में खूब छाया हुआ है। इस बार पंचायत चुनाव की एक और खास बात ये रही कि चुनाव में बहुत सारे पढ़े लिखे युवाओं ने दावेदारी ठोकी, जिनमें कई भारी भरकम डिग्रीधारी चुनाव जीत भी चुके हैं। लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई की राजनीति में पढ़े लिखे युवाओं की ये भागीदारी राज्य की राजनीति में क्या बदलाव लाएगी, समय ही बताएगा। फिलहाल बात करते हैं चुनाव के रिजल्ट की बारीकियों की। वैसे आमतौर पर चुनाव का रिजल्ट आने के बाद एक पार्टी खुश होती है तो दूसरी गम में डूबती है, लेकिन यहाँ राज्य की दोनों मुख्य पार्टियों के कार्यालय में मिठाई बट रही है और ढोल बज रहे हैं। भाजपा कांग्रेस छोड़िए, राज्य में तीसरे धड़े की अलग अलग बंसी बजाने वाला हर छोटा बड़ा धड़ा पंचायत चुनाव के रिजल्ट से खुश है। वैसे आप इनकी खुशियों से हटकर नंबर हटाकर देखेंगे तो बड़ा साफ है कि राज्य के जिन 12 जिलों में पंचायती चुनाव हुए हैं उसमें जिला पंचायत सदस्य के कुल 358 सीटें हैं, जिसमें भाजपा को 121, कांग्रेस को 92 और निर्दलीय को 145 सीटें मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दावा किया है कि ग्राम प्रधान के 80% से ज्यादा पदों पर भाजपा के प्रत्याशी जीते हैं। इधर कांग्रेस का कहना है कि उसने जिला पंचायत सदस्य के 198 अधिकृत उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें 138 जीते हैं। कांग्रेस के दावे की मानेंगे तो जिला पंचायत में उसे लगभग 70% अंक मिले हैं। राजनीति नैरेटिव का खेल है और आंकड़ों का इस्तेमाल अपनी सुविधा अनुसार कर आप नैरेटिव गढ़ सकते हैं। यही वजह है कि कांग्रेस चुनाव का रिजल्ट आने के बाद अपने जीते हुए प्रत्याशियों के बजाय भाजपा के हारे हुए प्रत्याशियों की लिस्ट लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लग गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने एक सूची गिनाते हुए बताया कि भाजपा के विधायक महेश जीना और सरिता आर्य के पुत्र हार गए हैं। विधायक दलीप रावत की पत्नी हार गई हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष तक अपने इलाके में उम्मीदवार नहीं जिता सके हैं। कांग्रेस के नैरेटिव को छोड़कर अगर आप चुनाव के आंकड़े देखेंगे तो मंत्री सतपाल महाराज को छोड़कर किसी भी मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में भाजपा को बढ़त नहीं मिलती दिखी है। जहां मंत्री रेखा आर्य और गणेश जोशी के विधानसभा क्षेत्र में भाजपा बराबरी पर दिखी है, वहीं डॉक्टर धन सिंह रावत और सौरभ बहुगुणा के इलाकों में पार्टी बैकफुट पर नजर आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस से नहीं लगा पाई है। अब अगर कांग्रेस की बात करें तो नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के क्षेत्र में भाजपा जिला पंचायत की सीटों पर खाता नहीं खोल पाई है। गणेश गोदियाल की अगुवाई में श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस को 10 में से 4 सीटें मिली हैं। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह के चक्राता विधानसभा क्षेत्र की 11 सीटों में से कांग्रेस समर्थित 7 उम्मीदवार जीते हैं। हालांकि परिणाम घोषित होने के बाद परिवार की तीसरी पीढ़ी को राजनीति में सेटल करने की जुगत में लगे प्रीतम सिंह इस बात की शिकायत करते नजर आए कि भाजपा ने उनके बेटे वाली जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट आरक्षित कर दी है। परिवारवाद की बात ही चली है तो इस चुनाव में एक और दिलचस्प बात नजर आई।
परिवारवाद के नाम पर राजनीति के ढोल फोड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी के कई नवांकुर चुनाव लड़ते देखे गए। चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों की एक लंबी सूची है जो भाजपा नेता के बेटे, बेटी या रिश्तेदार कहलाए। अब अपनी पार्टी में उभरते इस परिवारवाद को भाजपा कैसे डिफेंड करेगी और वहीं अपनी तीसरी पीढ़ी को राजनीति में सेट करने की जद्दोजहद में लगी कांग्रेस किस मुंह से इसे मुद्दा बनाएगी, ये सोचने वाली बात है। बाकी कांग्रेस और भाजपा आपस में कितनी ही काटाकाट कर लें, हकीकत ये है कि जिला पंचायत अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया में निर्दलीय किंग मेकर की भूमिका में है। दबी जुबान में ही सही, लेकिन भाजपा कांग्रेस के भीतर ये बात कही जाने लगी है कि जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में इस बार खर्चा बढ़िया होने वाला है। खर्च से हम बढ़ते हैं संघर्ष की ओर। दिल्ली में एसएससी परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों ने एक बड़ा भारी प्रदर्शन किया। पुलिस ने छात्रों के समर्थन में आए कई शिक्षकों तक को हिरासत में ले लिया, लेकिन मुख्य धारा का मीडिया इस पूरी खबर को ही खा गया। वैसे अभ्यर्थियों के प्रदर्शन की खबरें खा जाने वाली ये रवायत हमारे अपने राज्य में भी खूब देखी जाती है। इसका ताजा उदाहरण देहरादून में 100 से ज्यादा दिनों से आंदोलन कर रहे एलटी परीक्षा पास किए युवाओं का है। 100 दिनों से संघर्ष कर रहे 1000 युवाओं ने परीक्षा भी पास कर ली है और अपने दस्तावेजों का सत्यापन भी करा लिया है, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। सरकार एक तरफ तुरंत भर्ती का दावा करती है तो कभी ज्वाइनिंग के पत्र बांटने के लिए भव्य आयोजन करती है, पर 100 से ज्यादा दिनों से देहरादून में बैठे इन युवाओं को सरकार नहीं देख पा रही है। सरकार का कहना है कि उनकी ओर से भर्ती प्रक्रिया में कोई समस्या नहीं है, मामला हाईकोर्ट में फंसा हुआ है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि मामला केवल सरकार की कमजोर पैरवी की वजह से रुका हुआ है। उनका आरोप है कि सरकार खनन जैसे मुद्दों पर तो लाव लश्कर के साथ हाईकोर्ट में पहुंच जाती है, लेकिन उनके मामले में बस तारीख पर तारीख मांगती है। वैसे उत्तराखंड सरकार के अजब गजब खेल है। एक तरफ अच्छी शिक्षा के नाम पर वो सैकड़ों सरकारी स्कूलों में ताला ठोक रही है, तो दूसरी तरफ बच्चों को पढ़ाने के लिए चुने गए शिक्षकों को नियुक्ति देने के लिए ढंग से पैरवी तक नहीं कर पा रही है। बाकी हमारी सरकारें जब कोर्ट की इतनी ही सुनती हैं तो राज्य विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को भी इस हफ्ते आई सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी जरूर सुननी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस हफ्ते तेलंगाना के विधायकों के दल बदल से जुड़े एक मामले में टिप्पणी करते हुए कहा है कि देरी से फैसला लोकतंत्र के लिए खतरा होता है। सुप्रीम कोर्ट ने संसद को मौजूदा सिस्टम में सुधार लाने की सिफारिश करते हुए कहा कि विधानसभा स्पीकर अक्सर फैसले टालते हैं, जिससे दल बदल करने वाले विधायक बच जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना विधानसभा के स्पीकर को 10 बीआरसी विधायकों की अयोग्यता याचिकाओं का निर्णय 3 महीने के भीतर लेने का निर्देश दिया हुआ है। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी के पास भी 3 साल से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के दल बदल का मामला लटका हुआ है। दरअसल आरोप है कि मार्च 2022 में चुनाव जीतने के बाद निर्दलीय विधायक उमेश कुमार एक राजनीतिक दल में शामिल हो गए थे। दल बदल कानून के उल्लंघन के इस मामले को लेकर उस समय बसपा नेता और अब भाजपा नेता रविंद्र पनियाला ने 26 मई 2022 को विधानसभा में संपूर्ण तथ्यों के साथ एक याचिका पेश कर उमेश कुमार की सदस्यता रद्द करने की मांग की थी। 3 साल बीतने के बाद भी मामला विधानसभा अध्यक्ष के दफ्तर में ही लटका हुआ है। तेलंगाना मामले में आई सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद विधायक उमेश कुमार का मामला फिर से तूल पकड़ने लगा है। हो सकता है उनके विरोधी अगस्त में होने वाले विधानसभा अधिवेशन में मुद्दे को भुनाने की कोशिश भी करें।